आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 8 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 2,57,451 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,26,026 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,24,202 है। इस बीमारी के चलते जिनकी मौत हुई है उनका आंकड़ा 7,202 पहुंच गया है। जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र प्रांत की स्थिति लगातार गंभीरता की ओर इशारा कर रही है। यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के आंकड़े तक पहुंचती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 88,975 हो गई है। वहीं तमिलनाडु में 31,667, दिल्ली में 28,936, गुजरात में 20,097, राजस्थान में 10,696, उत्तर प्रदेश में 10,536, मध्य प्रदेश में 9,401, पश्चिम बंगाल में 8,187, कर्नाटक में 5,452 और बिहार में 5,175 अभी तक कुल संक्रमित मामले मिले हैं। इनमें से जो एक्टिव मरीज हैं उनका आंकड़ा महाराष्ट्र में 43,601, तमिलनाडु में 14,396, दिल्ली में 17,125, गुजरात में 5,205, राजस्थान में 2,641 एक्टिव मरीज है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में 4,076, मध्य प्रदेश में 2,658, पश्चिम बंगाल में 4,778, कर्नाटक में 3,257 और बिहार में 2,740 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना वायरस से जूझ रही दिल्ली के लिए एक और चिंताजनक खबर है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें रविवार से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत बनी हुई है, जिसके बाद कोरोना वायरस की रिस्क को देखते हुए कल उनका टेस्ट कराया जाएगा। अस्वस्थ होने की वजह से केजरीवाल की सोमवार की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल ने कल दिल्ली में कोरोना की स्थिति की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई। एहतियातन उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। देश की राजधानी में सोमवार को दोपहर के वक्त एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली पिछले 2 महीने से लगातार भूकंप के हल्के झटकों का शिकार हो रही है। इससे लोगों में पैनिक फैल रहा है। सोमवार को दोपहर के वक्त 2.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों की शुरुआत 12 अप्रैल से हुई थी, जब इसकी तीव्रता 3.5 रिएक्टर स्केल पर आंकी गई थी। तब से अब तक अलग अलग दिन 14 बार दिल्ली में झटके लग चुके हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और ये किसी बड़े भूकंप का संकेत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा वाले 2 विमान भारत को जल्द मिलने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि बोइंग कंपनी की ओर से तैयार 2 B-777 विमान सितंबर तक भारत को मिल सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर में सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि इन 2 विमानों की आपूर्ति जुलाई तक की जाएगी, जो केवल VVIP यात्रा के लिए इस्तेमाल होंगे। आपको बता दें कि इन दोनों विमानों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यात्रा करेंगे। यह दोनों विमान कस्टमाइज होंगे और हाई सिक्योरिटी फीचर्स से लैस होंगे। इस विमान की डिलीवरी इस साल जुलाई में होनी थी, लेकिन अब अधिकारियों ने कहा है कि सितंबर तक विमान एयर इंडिया को सौंप दिया जाएगा। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि कुछ देरी हुई है, मुख्य तौर पर कोविड-19 के कारण 2 विमानों की आपूर्ति सितंबर तक की जा सकती है। 2 विमानों के लिए भारत ने 2018 में बोइंग कंपनी से डील की थी। फिलहाल इन दोनों विमानों को कस्टमाइज करने का काम अमेरिका में किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि नए विशाल विमानों के रखरखाव का जिम्मा एयर इंडिया की सहायक कंपनी एयर इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड AIESL का होगा। आइए अब आपको इस विमान की खासियत बताते हैं।
इन दोनों विमानों की खासियत भी आपको हैरान कर देगी। B-777 विमानों में अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली होगी, जिन्हें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स LAI, RCM और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स SPS कहा जाता है। फरवरी में अमेरिका ने भारत को यह दो रक्षा प्रणालियां $19 करोड़ की कीमत पर बेचने की सहमति दी थी। दोनों विमानों में सुरक्षा के ऐसे उपकरण लगाए जा रहे हैं जो बड़े से बड़े हमले को नाकाम कर सकती हैं। यहां तक कि इस विमान पर मिसाइल अटैक का भी कोई असर नहीं होगा और यह हमला करने में भी सक्षम होगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एयर इंडिया के B-747 विमानों से यात्रा करते हैं, जिन पर एयर इंडिया 1 का चिन्ह होता है। केरल के पलक्कड़ में पिछले महीने एक गर्भवती हथनी के पटाखों से भरे फल खाने और वह पटाखे उसके मुंह के अंदर फूटने के बाद मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लोगों का भारी गुस्सा देखने को मिला और इसके दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि दुर्घटनावश हथनी ने पटाखों से भरे फल खा लिए हो, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि हथनी की मौत पटाखों से भरे अनानास के खाने के चलते हुई, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह पाया गया कि वह नारियल था और घाव करीब 2 हफ्ते पुराना था। पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार हथनी ने दुर्घटनावश इस तरह का फल खा लिया होगा। मंत्रालय लगातार केरल सरकार के संपर्क में है और हथनी की मौत के लिए दोषी शख्स की फौरन गिरफ्तारी के साथ इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर डिटेल्ड एडवाइजरी भेजी गई है। सूत्रों ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि स्थानीय लोग जंगली जानवरों को अपने पेड़ों के फॉर्म में आने से रोकने के लिए फलों के अंदर अवैध रूप से विस्फोटक डालते रहते हैं। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अब तक इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य लोग जो इस अवैध और अमानवीय पूर्ण कार्रवाई में शामिल रहे हैं उनको पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा है कि वे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए गए अफवाहों और फर्जी खबरों पर ध्यान न दें। केरल सरकार और मंत्रालय के सभी विभागों की तरफ से निष्पक्ष तरीके से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में भाजपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। पार्टी की पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह रैली कोई चुनावी या राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि यह कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 75 ऐसी वर्चुअल रैलियों का आयोजन करेगी। विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये दल प्रवासी श्रमिकों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार द्वारा लगभग 1.25 करोड़ प्रवासियों को उनके गृह प्रांतों में पहुंचाया गया है और उनके कल्याण के लिए कई उपाय किए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित 820 स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है। इनमें ओडिशा के 46 धार्मिक स्थल भी शामिल है। लेकिन ओडिशा सरकार के विशेष राहत आयुक्त ने एक अधिसूचना में कहा है कि राज्य में सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां इस महीने की 30 तारीख तक बंद रहेंगे, लेकिन होटलों और रेस्तरां से होम डिलीवरी जारी रहेगी। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने होटलों, रेस्तरां, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थलों को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। लॉकडाउन में बंद हुए धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालय आज से कुछ शर्तों के साथ कई राज्यों में खुल गए हैं। ये प्रतिष्ठान केवल गैर संरोधन क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। इनमें सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
कई शॉपिंग मॉल में केवल उन्हीं कर्मचारियों और ग्राहकों को आने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। बच्चों के खेलने के स्थान और सिनेमा हॉल अभी नहीं खोले गए हैं। मॉल के प्रबंधकों से कहा गया है कि वे सुरक्षित दूरी के नियम सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करें। इनमें खानपान वाले क्षेत्र में बैठने की क्षमता के केवल 50% लोगों को आने की अनुमति होगी। रेस्तरां के लिए जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वहां बैठकर खाने पीने की बजाय खाद्य पदार्थों को पैक करवाकर घर ले जाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। होटलों में प्रवेश के लिए अतिथियों को अपना यात्रा इतिहास, स्वास्थ्य की स्थिति, पहचान कार्ड और स्व उद्घोषणा प्रपत्र इत्यादि रिसेप्शन पर देना होगा। हर अतिथि के होटल छोड़ते समय कमरों और अन्य सेवाओं को कीटाणु रहित करना अनिवार्य होगा। रसोई क्षेत्र को समय समय पर सैनिटाइज करना भी अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देश के अनुरूप सभी प्रमुख मंदिर खुल गए हैं, लेकिन वाराणसी में मंदिर नहीं खुलेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने पहले ही आदेश जारी किया था कि वाराणसी में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल अभी नहीं खुलेंगे। उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खुलने की अनुमति दी जाएगी जो निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। गोवा में गिरजाघर और मस्जिद नहीं खोलने का फैसला किया गया है। संबंधित धर्मगुरुओं ने कहा है कि मौजूदा स्थिति पूजा स्थल फिर से खोले जाने के अनुकूल नहीं है। ऑल गोवा मुस्लिम जमात एसोसिएशन ने भी राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी मस्जिदें 30 जून तक बंद रखने की बात कही है। केरल में धार्मिक संस्थान, मॉल और रेस्तरां कल से खोले जा रहे हैं। इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। केरल में धार्मिक संस्थान, होटल और मॉल परिसरों की सफाई की जा रही है और इन्हें कीटाणु मुक्त किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रीति भोज परोसने तथा प्रसाद बांटने और फल फूल चढ़ाने सहित कई प्रतिबंधों के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत सुरक्षित दूरी रखनी होगी और ध्यान रखना होगा कि भीड़ भाड़ न हो। राज्य में संरोधित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी में कार्यालय सोमवार से खुल गए हैं। ओडिशा में कोविड-19 के मद्देनजर सभी धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्तरां 30 जून तक बंद रहेंगे। हालांकि रेस्तरां और होटलों में से होम डिलीवरी और बाहर की सेवाएं जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में कुछ प्रतिबंधों के साथ ही राज्य भर के धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्तरां और होटल आज से पूरी तरह से खुल गए हैं। भोपाल और इंदौर दोनों शहरों के कोविड-19 के सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण यहां के धार्मिक स्थल अगले सप्ताह से खोले जाएंगे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के तीसरे चरण में निजी कार्यालयों में 10% कर्मचारियों की संख्या के साथ कामकाज आरंभ किया गया और कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन की पहचान के बाद लॉकडाउन में ढील देना आरंभ कर दिया है। रात्रि कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही 2 महीने के लॉकडाउन के बाद लोगों को कुछ और रियायतें दी जा रही है। समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत नौसेना का जहाज शार्दुल ईरान से भारतीयों को लेकर आज पोरबंदर के लिए रवाना होगा। ईरान स्थित भारतीय दूतावास इस जहाज से यात्रा करने वाली यात्रियों की सूची तैयार कर रहा है। यात्रियों को मेडिकल जांच के बाद ही जहाज पर चढ़ने की अनुमति होगी। इस जहाज में कोरोना से संबंधित सभी मानकों का पालन किया जाएगा। यात्रा के दौरान किसी के भी कोरोना से संक्रमित पाए जाने पर उसे जहाज में ही पृथक रखने की भी व्यवस्था है। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 8 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 9 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप
ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।